आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। क्या होता है यूकैरियोटिक सेल्स? यूकैरियोटिक सेल्स उन सेल्स को बोलते हैं जिनके पास अपने डीएनए को सिक्योर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, उनमें क्या था, ये उनका सेल था, उनका जो जेनेटिक मटेरियल था वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा था। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनका जो डीएनए होता है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो एक रूम में सिक्योर हो जाता है। उस रूम को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स के पास एक ट्रू न्यूक्लियस होगा। देखो, जेनेटिक मटेरियल तो उनके पास भी था, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास भी, और जेनेटिक मटेरियल हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के पास भी है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इसका डीएनए मटेरियल जो है वो सिक्योर हो गया एक रूम में जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। उसके पास वो न्यूक्लियस नहीं था, तो इसलिए हम कहते हैं उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं थी। असल में तो उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं थी, उसके पास सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में ना, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपने क्या देखा था कि जो भी फंक्शंस है, जैसे प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन को मॉडिफाई करना, या कोई भी रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का काम करना, ये सारा काम कौन कर रहा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा था। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के पास ये सारे काम करने के लिए अपने अपने रूम्स हैं, मतलब अपने अपने स्ट्रक्चर्स हैं। तो जैसे अगर एनर्जी बनानी है तो इसके पास एक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसे प्रोटीन बनाना है तो इसके पास राइबोसोम के साथ एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। उसके बाद मॉडिफाई करना है इस प्रोटीन को तो इसके पास गोल्जी अपैरेटस है। पानी स्टोर करना है तो वैक्यूल है। अगर जैसे मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शन इधर सेल्स में कुछ फॉर्म करना है या डिस्ट्रॉय करना है तो वो हमारा हो जाता है लाइसोसोम। तो ऐसे हर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इनके पास अपना अपना स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हर स्ट्रक्चर के बाहर एक मेम्ब्रेन है। दो मेम्ब्रेन को दो स्ट्रक्चर को छोड़ के, जैसे इन दो स्ट्रक्चर्स के पास बाहर मेम्ब्रेन नहीं है, और जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो भी स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, इन स्ट्रक्चर के बाहर क्या है? मेम्ब्रेन है। क्या जरूरी था ये जो भी सेल ऑर्गेनल्स है इनके ऊपर मेम्ब्रेन का होना? क्या इंपॉर्टेंस है इसका? ऐसी तो कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो जाती है। इसमें जरूरी ये है, जैसे बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नाम में ही मेम्ब्रेन है, मतलब बाहर के लेयर में भी मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि वो सेल्स के अंदर क्या जाएगा, अंदर आएगा, और क्या बाहर जाएगा, ये डिसाइड करेगा मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेल्स के अंदर हर चीज नहीं आ सकता, वरना टॉक्सिक सब्सटेंसेस ही एनवायरमेंट है हमारे सेल के अंदर, बाहर से अंदर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। जो भी सेल्स को जरूरत है, सेल सिर्फ वही लेता है। जैसे अभी खाना हमने खाया, अगर हमारे सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत नहीं है ना, हमारा सेल ग्लूकोज को नहीं लेगा, भले वो स्टोर कर लेगा हमारी बॉडी में, लेकिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो हमारे सेल्स को नहीं देगा, क्योंकि हमारा सेल का जो मेम्ब्रेन है वो ग्लूकोज को अंदर आने ही नहीं देगा जब तक उसको ग्लूकोज की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात, ये तो सबसे मेजर मेम्ब्रेन है हमारे सेल्स का, मतलब कोई भी सेल्स का, प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गई या यूकैरियोटिक सेल्स हो गई, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है। लेकिन क्या जरूरत थी इन ऑर्गेनल्स के ऊपर मेम्ब्रेन का होना? ऑर्गेनल्स के ऊपर मेम्ब्रेन इसलिए होता है क्योंकि मेम्ब्रेन का काम क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल, सिर्फ उन्हीं चीजों को अंदर आने देगा जिसकी इसको जरूरत है। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, और जो प्लास्टिड है उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन है। गोल्जी अपैरेटस है, इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन है। गोल्जी अपैरेटस जो रॉ मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने वाला होगा ना, वो रॉ मटेरियल इसके अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होगा वो सिर्फ उन्हीं रॉ मटेरियल्स को अंदर आने देगा जिसके यहाँ पे चैनल्स हैं। ठीक है, मतलब अगर एटीपी फॉर्मेशन के लिए C6H12O6 हमारा ग्लूकोज अंदर जाना है तो सिर्फ वो यहीं जाएगा, यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि इसका जो मेम्ब्रेन है अलाउ नहीं करेगा C6H12O6 मतलब ग्लूकोज को अंदर आने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनल्स में डबल मेम्ब्रेन है, कुछ कुछ में सिंगल मेम्ब्रेन है। ऐसा क्यों? जैसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है उन्हीं के पास है जिनके पास डीएनए है। ठीक है, अब जो ये जो है न्यूक्लियस के पास तो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के पास होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इनके पास भी खुद का डीएनए है। ठीक है, इसीलिए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, हाईली सिक्योर
करना है उसको। और प्लास्टिड भी जो है प्लांट सेल्स में जो दिखता है, इनके पास भी अपना डीएनए होता है। इनके पास अपना डीएनए नहीं होता है, इसीलिए इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। यूकैरियोटिक सेल्स किन ऑर्गेनिजम्स के पास होती है? जो भी ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया में है, जो भी ऑर्गेनिजम्स इन किंगडम में है, इन सबके पास यूकैरियोटिक सेल है। मतलब ये सारा स्ट्रक्चर जो है किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, इनके मेंबर जो है, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स है उनके पास यूकैरियोटिक सेल है। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ना, उनके पास यूकैरियोटिक सेल तो है, लेकिन इनकी पूरी बॉडी बस एक ही सेल की है। ये सेल न्यूक्लियस और ये सारे ऑर्गेनल्स इनके पास हैं, लेकिन सारा फंक्शन इनका एक ही सेल करता है। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया जो है वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर जो है, जैसे प्रोटिस्टा में ही अगर यूकैरियोटिक सेल्स है ना, तो ये कुछ ना कुछ अलग अलग फंक्शंस दिखाएंगे। जैसे कुछ जो प्रोटिस्टा में मेंबर्स है उनके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं। ठीक है, कुछ के पास सेल वॉल नहीं है, और कुछ कुछ जो प्रोटिस्टा जो है उनके पास ऐसे फंगस जैसे कैरेक्टर्स दिखाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं, और ये एक बेस है, मतलब इससे ही इवॉल्व होके ये सारे ऑर्गेनिजम्स बने होंगे, ऐसे कहा जाता है, ऐसी थियोरीज हैं। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन वो यूनिसेल्युलर है। कंफ्यूज नहीं होना है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वही यूनिसेल्युलर होते हैं, ऐसा नहीं है जरूरी। जो प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक है, लेकिन पूरी बॉडी उनकी एक ही सेल की बनी है। जो फंजाई होते हैं उनका सेल वॉल का कॉम्पोजिशन अलग है, जो प्लांट है उनका सेल वॉल का कॉम्पोजिशन अलग है, और एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इन सबके पास एक चीज कॉमन क्या है, या फिर प्रोकैरियोट्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्यों जरूरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना? जैसे सेल वॉल अगर है किसी के पास, तो हमें उसे कंसीडर करना चाहिए लिविंग कंपोनेंट, क्योंकि बाहर का लेयर जो होता है, जैसे प्लांट का सेल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहती है, सारा ऑर्गेनल भी प्लांट के पास रहता है, लेकिन उसके पास बाहर एक सेल वॉल भी होता है। लेकिन सेल वॉल को हम लोग लिविंग कंपोनेंट नहीं मानते, हम कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे ही हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। क्यों सेल वॉल को नहीं कंसिडर किया गया है? क्योंकि सेल वॉल कैसा होता है ना, जैसे अभी हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। सेल्स के अंदर वही चीज आ सकती है जो सेल्स को जरूरी है। ये कौन डिसाइड करता है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल को अगर हम कहते हैं ना कि ये लिविंग कंपोनेंट है, ये सब कुछ अंदर आ जाने देता है। ठीक है, मतलब टॉक्सिक और जो यूजफुल सब्सटेंस है सबको ये अंदर आ जाने देगा। बाद में डिसाइड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर में कि अंदर लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल बोलते हैं, तभी हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और ये जो भी सेल्स होते हैं ना, ये आइडेंटिकल नहीं है। जैसे प्रोटिस्टा किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, फंगस जो होता है और प्लांट्स जो होती है, ये सारे सेल्स एक जैसे दिखते हैं? नहीं, लेकिन बेसिक जो कंपोनेंट्स और जो स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन बेसिक कंपोनेंट और जो फंक्शन होगा ना वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे अभी प्लांट का स्ट्रक्चर है, चलो ह्यूमंस का ले लेते हैं। अभी जैसे स्किन हो गई, ह्यूमंस में जो स्किन हो गया, या आईज हो गई। अभी आईज और स्किन बने किससे? यूकैरियोटिक सेल से। लेकिन ये क्या एक जैसे दिखते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो डीएनए होता है ना, इनके पास इंफॉर्मेशन होता है कि किस टाइप का प्रोटीन बनाना है। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा है कि हमारी आईज कैसी दिख रही है और हमारा स्किन कैसा दिख रहा है। ठीक है, ना कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल। अगर सिर्फ यूकैरियोटिक सेल दिखता तो ये किंगडम और इतने जो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनिजम्स होते ही नहीं, क्योंकि सब अगर यूकैरियोटिक सेल बस ऐसे बन जाते कि हाँ ये भी यूकैरियोट, तो हम सिर्फ बैग ऑफ सेल्स जैसे होते, लेकिन हम बैग ऑफ सेल्स तो है नहीं, वरना इतना किंगडम पढ़ने का जरूरत क्या था। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए के पास कोड होता है। कोड क्या होता है कि कैसा स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब किस फॉर्म का प्रोटीन बनाना है। तो ये इंफॉर्मेशन की वजह से ये जो भी सेल्स है ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स का कंपोनेंट देख लेते हैं। जैसे सेल लेते हैं अगर हम, यहाँ पे जनरली प्लांट सेल की बात की गई है। जैसे सेल में से अगर हम सेल वॉल को निकाल देते हैं तो वो स्ट्रक्चर जिसमें प्रोटोप्लाज्म और बाकी जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स है ना, उनको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट।
ठीक है। और उसके बाद उसमें से जो नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे इसमें से सॉल्ट, मिनरल्स, ये सारी चीजें अगर हम निकाल देते हैं तो उसे हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब वही पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर का स्ट्रक्चर, लेकिन उन अंदर के स्ट्रक्चर्स में नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे सॉल्ट और मिनरल्स, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग कंपोनेंट है। प्रोटोप्लाज्म में से जब हम न्यूक्लियस को निकाल देंगे तब हम उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स तो रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स को भी निकाल देंगे तो सिर्फ फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर अगर अंदर बच जाता है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइटोसोल। अब ये तो बात हो गई हमारे प्लांट सेल की, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि सेल में से अगर सेल वॉल निकालते हैं तब हम उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। एनिमल सेल में क्या होता है ना, जैसे सेल है, ठीक है, सेल में से जब आप नॉन लिविंग थिंग निकाल देंगे, ये वाला कंपोनेंट निकाल देंगे, नॉन लिविंग कंपोनेंट अगर आप निकाल देते तो क्या बचेगा हमारा, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इनमें प्रोटोप्लास्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, किनमें, एनिमल सेल्स में। और फंगस में भी ऐसे प्लांट्स के जैसे होता है, फंगस में भी जैसे सेल वॉल तो होता है तो उनमें भी प्रोटोप्लास्ट होता है। यूकैरियोटिक सेल को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे हम। तो बाहर का स्ट्रक्चर कौन सा था, सेल वॉल का। सेल वॉल बाहर का लेयर है तो इसका काम क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन का। और प्रोटेक्शन दे रहा है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा रिजिड होना चाहिए। तो ये सेल वॉल जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग होता है। क्यों नॉन लिविंग होता है, क्योंकि सेल वॉल हाईली परमिएबल होता है, ये सेल के अंदर सब कुछ एंट्री दे देता, ठीक है, अगर सिर्फ सेल वॉल होती तो। लेकिन सेल वॉल के नीचे क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिविंग स्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेल को जो जरूरत है सिर्फ वही सेल के अंदर आ सकता है, जो सेल को जरूरत नहीं है वो सेल के अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। अब सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर देते थे, किससे बना है उसको केमिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, दिखता कैसा है वो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है प्लांट सेल का, कि बाहर जो लेयर है वो क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। मतलब जब प्लांट फॉर्म हो रही थी तभी एक लेयर फॉर्म हो चुकी थी, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। और जो बाद में लाइफ के लेटर फॉर्म में अगर कोई चीज डिफ्रेंशिएट होके फॉर्म हो रही है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। ये हम लोग सेल डिविजन वाले पार्ट में थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये प्लांट के हर सेल में मिलेगा, जैसे उसके लीव्स में भी मिलेगा, उसके ट्रंक वाले पार्ट में भी मिलेगा, रूट वाले पार्ट में भी मिलेगा। जैसे प्लांट सिर्फ एक सेल का तो बना है नहीं, मल्टीपल सेल्स का बना है, तो जो बाहर का लेयर होगा उसमें हो सकता है कि पेरेन्काइमा सेल से जैसे बाहर का लेयर बनता है तो उसमें थिकनिंग की ज्यादा जरूरत नहीं, थोड़ा इलास्टिक रहता है वो स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो अंदर का लेयर होगा, जैसे अभी प्लांट्स में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो आपने पढ़ा होगा। जाइलम का काम है पानी लेकर जाना और फ्लोएम का काम है खाना लेकर आना। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है, अब पानी और खाना इनके पास है तो ज्यादा मतलब सिक्योरिटी किसको चाहिए, जाइलम और फ्लोएम को। बाहर के स्ट्रक्चर को क्या करना है, सिर्फ इन्वेड नहीं करने देना है पैथोजेंस को, लेकिन कौन सा लेयर को ज्यादा प्रोटेक्ट करना है, हमारे जाइलम और फ्लोएम को। तो जाइलम और फ्लोएम में क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा लेयर्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अंदर क्या जा रहा है, खाना और पानी जा रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है इनके पास। तो इस वजह से क्या होता है कि एक और लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ये लेटर लाइफ में फॉर्म होती है, ठीक है। जब प्लांट का डिवीजन होता है तब ये लेयर नहीं होती है, बाद में होती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। अगर ये शुरू में ही होती ना तो हम लोग सिर्फ कॉमन टर्म दे देते क्या, कि सेल वॉल है, उसमें हम कहते हैं कि 4 लेयर्स होते हैं। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी ये क्लासिफाई इस वजह से कर दिया गया है क्योंकि ये पहले से फॉर्म हुआ है, मतलब जब प्लांट डिवाइड हो रहा था तभी ये सेल वॉल फॉर्म हो चुका था। लेकिन ये तब नहीं था जब जरूरत पड़ी ना कि प्लांट को बड़ा होना है और खाना मतलब इतने ऊपर तक पहुंचाना है, तब ये जाइलम स्ट्रक्चर थिक होना चालू हुआ। तो फिर ये जो मतलब जो अंदर का लेयर है, सेकेंडरी वॉल जो है वो थिक होना स्टार्ट हो गई, उसमें लिग्निन की डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गई, इस वजह से वो लेयर थिक हो गया। तो कैसे लेयर्स होते हैं सेल वॉल में, 2 लेयर्स होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल एक सिंगल लेयर होती है, ये इलास्टिसिटी हाई होती है क्योंकि इसमें कोई भी टफ स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे इसमें लिग्निन का स्ट्रक्चर है सेकेंडरी वॉल में, इसीलिए स्ट्रक्चर टफ है। लेकिन प्राइमरी में किससे बना है, सेल्यूलोज, सेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन से। तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर कैसा है, ज्यादा मतलब थिक नहीं है, ज्यादा रिजिड नहीं है।
ये सिंगल लेयर का बना होता है हमारा प्राइमरी वॉल, और सेकेंडरी वॉल जो है वो 3 लेयर का होता है यूजुअली, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। ये बाहर से अंदर की तरफ फॉर्म होता है। जैसे प्राइमरी लेयर जो है ये बाहर की लेयर हो गई, प्लांट सेल अगर, तो सेकेंडरी लेयर ना अंदर अंदर फॉर्म होगी, तो ये पुराना सेल होगा, पुराना लेयर होगा, फिर सेकेंडरी फॉर्म होगा, फिर टर्शियरी फॉर्म होगा। ऐसे ऐसे करके ये लेयर्स फॉर्म होते हैं। और ये जो सेकेंडरी वॉल है ये हर किसी में नहीं होता है, जैसे मैंने बताया कि जाइलम और फ्लोएम में जरूरी था इसका रहना। और जो पेरेन्काइमा सेल्स और कॉलेनकाइमा सेल्स है, जैसे प्लांट का जो ये सेल होता है, प्लांट के सेल के जैसे अगर लीफ है, लीफ का बाहर का लेयर कौन सा हो गया, पेरेन्काइमा, नीचे कौन सा हो जाता है, कॉलेनकाइमा, और स्क्लेरेन्काइमा वो टफ लेयर होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है ये लिग्निन, तो सेकेंडरी वॉल इसमें प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा सा हम लोग प्लांट्स के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं। और केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है ये सेल वॉल का, मतलब सेल वॉल बना किससे किससे है, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स का किससे हमने पढ़ा था, पेप्टिडोग्लाइकन से। नैम और नाम का ऑल्टरनेटिव मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। फंगाई में हम लोग देखते हैं कि काइटिन से बना होता है। काइटिन क्या है, सिर्फ नैग का होमोपॉलीमर, मतलब बहुत सारे ऐसे नैग के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जुड़ के ये इसका सेल वॉल फॉर्म कर देते हैं। एल्गे में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट, मेंगनीज, गैलेक्टिन, सेल्यूलोज। प्लांट्स में सेल्यूलोज, हेमिसोल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। और कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे सेल वॉल में, सेल वॉल में ना जैसे प्लांट का स्ट्रक्चर है, पहले तो इसमें डिपोजिशन होती है, हम देख लेते हैं। लिग्निन की डिपोजिशन हो गई, किस लेयर में हुई, सेकेंडरी वॉल में। पिट्स किस में फॉर्म होता है, सेकेंडरी वॉल में। प्लाज्मोडेस्माटा किस में होता है, सेकेंडरी वॉल में, और प्राइमरी वॉल में भी ये होता है। अब ये क्या करता है, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा है, प्लांट के जो सेल होते हैं ना ये ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, दो सेल हो गए, ये दोनों सेल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब ये जुड़ जाते हैं ना, इसी को हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो इंटरसेल्युलर कनेक्शन, सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाता है इस कनेक्शन के वजह से। तो ये किसमें ट्रेवर्स हुआ है, मतलब किसमें कटा हुआ है, ये अपना सेल वॉल में। पिट्स क्या होता है, जैसे प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल कंटिन्यूस होती है, सेकेंडरी सेल वॉल जो अंदर की वॉल होती है ना ये डिसकंटिन्यूस होती है। जो ये गैप्स दिख रहे हैं ना इसी को हम पिट्स बोलते हैं। क्या काम होता है पिट्स का, दो सेल्स को कम्युनिकेट करने के लिए ये गैप्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेकेंड कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो होता है प्लाज्मोडेस्माटा, ये मेजर कनेक्शन होता है। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है इसमें क्या होता है कि सेल 1 एडजेसेंट सेल्स है ना एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सेल 1 और सेल 2, इस सेल के पास इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इस सेल के पास अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्मोट्यूब्यूल, ठीक है। ये डेस्मोट्यूब्यूल क्या करता है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कनेक्ट कराता है। क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही कनेक्ट होता है ये, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स क्या करती है, प्रोटीन बनाती है, और मतलब जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। अगर इस सेल को जरूरत है किसी चीज की ना, तो ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के डेस्मोट्यूब्यूल के थ्रू दूसरे सेल को पहुंचा देगा, ठीक है। लेकिन अब ये पहुंचाने के दो रास्ते होते हैं। दो रास्ते कैसे होते हैं, सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है ना, तो जैसे इस सेल से दूसरे सेल में जाना है तो ये वाला लेयर हो गया इसका सेल वॉल, ठीक है। ये वाला जो व्हाइट पोर्शन इधर का हो गया, ये सब हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, और ये वाला जो लेयर है ये हो गया अपना वैक्यूल। ये वाला लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है साइड में ये सारा हो गया अपना साइटोप्लाज्म, और ये वाला जो लेयर है जो कनेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा तो ये पूरा लेयर हो गया, ये जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा, और प्लाज्मोडेस्मा से क्या जाता है, डेस्मोट्यूब्यूल, ठीक है। अब सेल से कोई चीज अगर इस सेल से इस सेल तक जानी है, एक रास्ता तो हो गया डेस्मोट्यूब्यूल, दूसरा रास्ता होता है ना कि ये अपना एपोप्लास्टिक पैथवे जो सेल वॉल के थ्रू होते होते जाता है, ठीक है। ये डेड लेयर है। और सिम्प्लास्टिक पैथवे जो होता है ये कैसा होता है कि इस सेल के साइटोप्लाज्म से इस सेल के साइटोप्लाज्म के थ्रू जाता है। फास्ट कौन सा जाएगा, जो सेल वॉल के अंदर कोई चीज अगर सेल वॉल के थ्रू जा रही है ना, सेल वॉल के लेयर के थ्रू जा रही है, ये वाली लेयर जल्दी पहुंच जाएगी दूसरे सेल में, और ये वाली लेयर स्लो होगी। क्यों, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चल रहा है यहाँ पे, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो सिम्प्लास्टिक पैथवे होता है ये कंपैरेटिवली स्लो होता है, किसके,
एपोप्लास्टिक पैथवे के, क्योंकि ये तो डेड सेल है, कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो ही नहीं रही है, इसीलिए कोई भी कोई भी चीज अगर सेल 1 से सेल 2 में पहुंचानी है तो वो एपोप्लास्टिक पैथवे से फास्ट चला जाएगा। सेल वॉल एंड मिडल लैमेला इज ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये वाला जो सेल वॉल है, सेल वॉल मिडल लैमेला क्या होता है ना, जैसे ये एक सेल है, यहाँ पे साइड में एक और सेल होगा, यहाँ पे एक और सेल होगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो जो मिडल लैमेला है ना, ये क्या करता है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये सेल 1 सेल 2 ये सेल 3 होगा, तो सेल 1 और सेल 3 का कनेक्शन जो होगा वो स्टिक कौन करा के देगा, हमारा मिडल लैमेला। तो हमारा जो प्लाज्मोडेस्माटा है, प्लाज्मोडेस्माटा को मतलब ये जो गैप है ना, गैप का एक पार्ट है डेस्मोट्यूब्यूल जिसमें से चीजें जा रही है, लेकिन इस गैप को क्या बोलेंगे हम, इस गैप को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे। और ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है उसको कौन लाइन कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कट किसको किया है इसने, सेल वॉल और मिडल लैमेला को, क्योंकि सेल वॉल को स्टिक कौन करता है, मिडल लैमेला, तो अगर सेल वॉल कटे तो मिडल लैमेला भी कट जाएगा। ठीक है, तो डेस्मोट्यूब्यूल या पूछा जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा को लाइन कौन करता है, तो वो करता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लिखा है सेल वॉल एंड मिडल लैमेला इज ट्रैवर्स्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स, इसी को बोलते हैं सेल इंटरैक्शन। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, ये शेप देता है सेल को, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को मैकेनिकल डैमेज से और हमारे इंफेक्शन से, जैसे जाइलम और फ्लोएम में तो डबल लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एक प्राइमरी लेयर होती है, एक सेकेंडरी लेयर होती है। हेल्प सेल टू सेल इंटरैक्शन वही प्लाज्मोडेस्माटा और सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक पैथवे प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब ये छोटे एलिमेंट्स को तो आने देता है, मतलब इट इज हाईली परमिएबल, बट ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स अंदर आ जाए इस लेयर से। ठीक है, मिडल लैमेला जो है वो वही लेयर है जो, जैसे ये एक सेल हो गया, ये 2 सेल हो गया, तो इसका सेल वॉल हो गया ना, ये भी सेल वॉल हो गया, तो बीच का जो लेयर होगा ये हो गया मिडल लैमेला। और जो मिडल लैमेला होता है किससे बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट से और मैग्नीशियम पेक्टेट से। मेजर कंपोनेंट क्या है, कैल्शियम पेक्टेट होता है। ठीक है, ये थिन स्टिकी लेयर होती है।